हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। और आज हम देखेंगे क्वालिटी रिवीजन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स हिस्ट्री एमसीक्यू। और ये फर्स्ट क्लास है इसका। आप लोग इसको नोट करिए। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने आंसर के साथ साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस परंपरा के अनुयायी बाएं कंधे पर एक पाश पर चांदी की पेटी में एक छोटा लिंग यानी कि शिव का प्रतीक पहनते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, उनका मानना है कि मृत्यु पर भक्त शिव के साथ मिल जाता है और इस दुनिया में वापस नहीं आता है। थर्ड पॉइंट है इसका, वे दाह संस्कार जैसे अंत्येष्टि संस्कार का अभ्यास नहीं करते हैं बल्कि औपचारिक रूप से अपने मृतकों को दफनाते हैं। इसमें कथन दिए गए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों पॉइंट इसमें सही होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उदय हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106-68 नाम के एक ब्राह्मण ने किया जो कलचुरी शासक के दरबार में मंत्री था। उनके अनुयायियों को वीर शैव यानी कि शिव के नायक या लिंगायत यानी कि लिंग पहनने वाले के रूप में जाना जाता था। लिंगायत आज भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए हैं। वे एक लिंग के रूप में शिव की पूजा करते हैं और पुरुष आमतौर पर बाएं कंधे पर एक पाश पर चांदी के मामले में एक छोटा सा लिंग पहनते हैं जो पूजनीय है। उनमें जंगम या घुमंतु साधु शामिल हैं, इसलिए कथन फर्स्ट सही है। लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु पर भक्त शिव के साथ मिल जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, इसलिए वे धर्मशास्त्रों में निर्धारित अंतिम संस्कार जैसे दाह संस्कार का अभ्यास नहीं करते हैं। इसके बजाय वे औपचारिक रूप से अपने मृतकों को दफनाते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो ऑप्शन पॉइंट दिया है वो भी सही है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है, साम्राज्य में किलों की 7 पंक्तियां शामिल थीं जो न केवल शहर बल्कि इसके कृषि भीतरी इलाकों और जंगलों को भी घेरे हुए थीं। सेकंड पॉइंट है, दीवारों के निर्माण में कहीं भी मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। थर्ड पॉइंट है, पानी के टैंक और नहरें साम्राज्य की एक आकर्षक विशेषता थी। इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा, यानी कि तीनों सही, उपयुक्त सभी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट यानी कि वर्तमान कोझिकोड में भेजे गए एक राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किलों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। ये न केवल शहर बल्कि इसके कृषि भीतरी इलाकों और जंगलों को भी घेरे हुए थे। सबसे भारी दीवार शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को जोड़ती थी, अतः फर्स्ट कथन जो है सही है। बड़े पैमाने पर चिनाई का निर्माण थोड़ा पतला था। निर्माण में कहीं भी मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पत्थर के ब्लॉक वेज के आकार के थे जो उन्हें जगह में रखते थे और दीवारों का भीतरी हिस्सा मलबे से भरी मिट्टी का था। वर्गाकार या आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी इसका सही है। खंडरों के बीच देखी जाने वाली सबसे प्रमुख जल संरचनाओं में से एक हीरिया नहर है। इस नहर में तुंगभद्रा पर एक बांध से पानी खींचा और खेती की घाटी को सिंचित किया, यानी कि थर्ड पॉइंट भी इसका सही है। तो उपयुक्त तीनों सही। थर्ड क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अरीज ए मामलिक सैन्य विभाग का एक प्रमुख और सेना का सेनापति था। सेकंड पॉइंट है, दीवान ए इंशा राज्य के औपचारिक या गोपनीय सभी पत्राचार को देखता था। थर्ड पॉइंट है, बरीद का मुख्य उत्तरदायित्व शासकों के लिए खुफिया जानकारी जुटाना था। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसमें सेकंड और थर्ड
ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था और इसका प्रमुख अर्ज ए मामलिक होता था। वह सेना की भर्ती, उपकरण और भुगतान के लिए जिम्मेदार था, लेकिन सेना का सेनापति स्वयं सुल्तान था, अतः फर्स्ट कथन इसका सही नहीं है। दीवाने इंशा का वह विभाग था जो अधीनस्थ अधिकारियों आदि के साथ अन्य राज्यों के शासक और संप्रभु के बीच सभी औपचारिक और गोपनीय पत्राचार करता था, इसलिए कथन सेकंड सही है। बरीद खुफिया एजेंट थे जो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाली घटनाओं के बारे में शासकों को सूचना देते थे, अतः ऑप्शन 3 सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में श्रमण परंपराओं के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जैन भिक्षुओं की पहली परिषद और बौद्ध भिक्षुओं की चौथी परिषद एक साथ हुई। सेकंड है, जबकि बौद्ध धर्म अपनी चौथी परिषद के बाद महायान और हीनयान स्कूलों में विभाजित हो गया। जैन धर्म अपनी पहली परिषद के बाद श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। थर्ड पॉइंट है इसका, जैन भिक्षुओं की पहली परिषद और बौद्ध भिक्षुओं की तीसरी परिषद भारत में मौर्य शासन के दौरान हुई। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने आंसर बताया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। जैन मुनियों की पहली सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी और बौद्ध भिक्षुओं की चौथी सभा 72 ईस्वी में हुई थी, अतः ऑप्शन से फर्स्ट जो है वो सही नहीं है। राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ और हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों का जन्म हुआ। जैन भिक्षुओं की पहली परिषद में उनके बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके कारण श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन हुआ, अतः सेकंड ऑप्शन आपका सही है। मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में जैन भिक्षुओं की पहली परिषद आयोजित की गई थी। मौर्य राजा अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में बौद्ध भिक्षुओं की तीसरी परिषद आयोजित की गई थी, अतः थर्ड ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय कला और संस्कृति की मान्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है इसका, शांतिनाथ चरिता विश्व कार्यक्रम के यूनेस्को स्मृति के तहत पंजीकृत होने वाला एकमात्र जैन साहित्य है। सेकंड है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची के तहत पंजीकृत होने के लिए लद्दाख का बौद्ध जप बौद्ध धर्म का एकमात्र क्रिया है। श्री हरमिंदर साहिब यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थलों के तहत मान्यता प्राप्त सिख धर्म का एकमात्र स्मारक है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, इसका आंसर बी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शांतिनाथ चरित्र देवनागरी लिपि में लिखा गया संस्कृत का एकमात्र ग्रंथ है। इसमें 16वें जैन तीर्थकर शांतिनाथ के जीवन और काल का वर्णन है। यह काम 14वीं शताब्दी के अंत में 1396 CE यानी कि 1453 विक्रम संवत में रचा और लिखा गया था। भारत द्वारा 2012 में यूनेस्को के विश्व रजिस्टर की मेमोरी में शामिल करने के लिए पाठ प्रस्तुत किया गया था। इसे 2013 में यूनेस्को द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह विश्व कार्यक्रम के यूनेस्को मेमोरीज के तहत पंजीकृत होने वाला एकमात्र जैन साहित्य है। 2012 में यूनेस्को की सूची में अंकित किया गया था। अमृतसर पंजाब में श्री हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर 1585 में शुरू किया गया था और 1604 में अर्जन देव द्वारा पूरा किया गया था। साइट को यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थलों के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए नामांकित किया गया है, लेकिन इसका आवेदन यूनेस्को की अस्थायी सूची पर लंबित है, अतः यह कथन सही नहीं है। थर्ड कथन जो है वो सही नहीं है। 6 क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुस्तक, एक तरफ आपको पुस्तक दी गई है और एक तरफ उनका विषय दिए गए। फर्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम, गुप्त साम्राज्य की सैन्य रणनीति। सेकंड है वाक्य पदिया, संस्कृत व्याकरण पर ग्रंथ। व्यास भाष्य, योग दर्शन पर भाष्य। यहाँ पे आप लोगों को आंसर दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इसका आंसर है सी, नाटक।
देवी चंद्रगुप्तम अपने भाई रामगुप्त को विस्थापित करके चंद्रगुप्त के उत्तराधिकार के बारे में है, इसलिए यह उनके बीच राजा बनने के संघर्ष से संबंधित है। भर्तृहरि ने संस्कृत व्याकरण पर एक ग्रंथ वाक्यपदीय लिखा। व्यास ने व्यास भाष्य लिखा है। यह योग दर्शन पर एक काम था। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मुगल साम्राज्य की अवधि में देखी जा सकती है। सेकंड है, माना जाता है कि अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था और कहा जाता है कि उन्होंने नए रागों की शुरुआत की थी। थर्ड है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतकार आमतौर पर एक घराने या संगीत की एक विशेष शैली से जुड़े होते हैं। फोर्थ है, भारतीय संगीत की सबसे पुरानी परंपरा का पता सामदेव से लगाया जा सकता है, जिसमें वे श्लोक थे जिन्हें संगीत में डाला गया था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। 12वीं शताब्दी के आसपास हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का उदय दिल्ली के सुल्तानों के समय में हुआ, न कि मुगल काल के दौरान। मध्ययुगीन काल में मेलोडिक सिस्टम फारसी संगीत के विचारों से जुड़े हुए थे, विशेष रूप से अमीर खुसरो जैसे सूफी संगीतकारों के प्रभाव से, जिन्होंने कई सुल्तान शासकों के साथ काम किया है। अतः फर्स्ट कथन जो है आपका सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन सही हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थलों में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों का सह अस्तित्व है? फर्स्ट है एलोरा की गुफाएं, सेकंड बादामी की गुफाएं, थर्ड है खजुराहो स्मारक समूह। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आंसर आपका ए है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा परिसर अद्वितीय है क्योंकि इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं हैं। इन 3 प्रमुख भारतीय धर्मों के शांतिपूर्ण प्राचीन सह अस्तित्व की गवाही देने के लिए इन गुफाओं की अगल बगल खुदाई की गई है। पहली 12 गुफाएं बौद्ध हैं और सबसे पुरानी प्रतीत होती हैं, लगभग 600 से 800 CE तक की डेटिंग। इनमें मठ और एक चैत्य या मंदिर शामिल है। बादामी गुफाएं कर्नाटक, यहाँ 4 रॉक कट मंदिर गुफाएं हैं, जिनमें से 3 ब्राह्मणवादी हैं जबकि चौथा जैन है। खजुराहो में शैव, वैष्णव और जैन संप्रदायों के मंदिर हैं। दूसरों के बीच शिव, रामचंद्र और पार्श्वनाथ को समर्पित मंदिर है। 9वां क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो की एक नृत्यांगना की आकृति तांबे की बनी है। सेकंड है, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रात्मक रूपांकनों में सुंदर रागों से बने पुष्प पैटर्न होते हैं। थर्ड है, हड़प्पा से मनुष्य और एक नर्तकी के पिछले दृश्य की 2 मिट्टी की मूर्तियों की खोज की गई है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, इसमें आंसर आपका डी है। मोहनजोदड़ो की एक नर्तकी की आकृति कांसे की बनी है। मिट्टी के बर्तनों पर सचित्र रूपांकनों में क्षैतिज रेखाएं, वृत्त आदि जैसे ज्यामितीय पैटर्न होते हैं। हड़प्पा से मनुष्य और एक नर्तकी के पिछले दृश्य की 2 पत्थर की मूर्तियां खोजी गई हैं। 10वां क्वेश्चन है इसमें आपका, प्राचीन भारत के सिक्के के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सबसे पुराने सिक्कों में अधिक प्रतीक और अंक होते हैं, लेकिन बाद के सिक्कों में बहुत कम प्रतीक होते हैं। सेकंड है, भारतीय सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर गुप्त काल की है। थर्ड है, कुषाणों ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। फोर्थ है, गुप्तोत्तर काल के और भी सिक्के हैं जो उस काल में व्यापार और वाणिज्य के विकास का संकेत देते हैं। इसमें आंसर आपका डी है। सबसे पुराने सिक्कों में कुछ प्रतीक होते हैं, लेकिन बाद के सिक्कों में राजाओं और देवताओं की आकृतियां होती हैं और उनके नाम और तारीखों का भी उल्लेख होता है। वे जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वे उनके संचलन क्षेत्रों को दर्शाते हैं। इसने हमें कई शासक राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया है, विशेष रूप से भारत यूनानी जो उत्तर अफगानिस्तान से भारत आए थे और दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ शासन किया था। कुछ सिक्के व्यापारियों और सुनारों के संघों द्वारा शासकों की अनुमति से जारी किए गए थे। इससे पता चलता है कि शिल्प और वाणिज्य महत्वपूर्ण हो गए थे। भारतीय सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या मौर्य काल के बाद की है। ये सीसे, पॉटिन, तांबे, कांसे,
चांदी और सोने से बने थे। गुप्तों ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। हालांकि उत्तर गुप्त काल के कुछ ही सिक्के मिले हैं जो उस अवधि में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट का संकेत देते हैं। सिक्के भी राजाओं और देवताओं को चित्रित करते हैं और धार्मिक प्रतीकों और किंवदंतियों को शामिल करते हैं, जो सभी उस समय की कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। कौड़ियों का उपयोग सिक्कों के रूप में भी किया जाता था। हालांकि उनकी क्रय शक्ति कम थी। वे गुप्तोत्तर काल में पर्याप्त संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन हो सकता है कि पहले इनका उपयोग किया गया हो। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझिए इनको, पॉइंट को। आप अच्छे से लर्निंग करते रहें, तैयारी करते रहें अपनी। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिसको जहाँ कोई प्रॉब्लम हो वो मेरे को मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। राधे राधे।